आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हमें करनी है महासागर विज्ञान में। पिछला चैप्टर हमने प्रवाल भित्तियों पे पढ़ा था। प्रवाल भित्ति क्या है और उसकी उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति की दशाएं क्या होती हैं, उसके वितरण और प्रवाल विरंजन के बाद हमने उत्पत्ति संबंधी 2-3 थियोरी पे बात किया था। इसके बाद में फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत हमें करनी है महासागर विज्ञान में, महासागरीय धाराएं। जैसा कि महासागरों में हमेशा कोई ना कोई गति होती रहती है, महासागरीय जल में निरंतर कोई ना कोई गति होती रहती है। जैसे सुनामी है, ज्वार भाटा है, लहरें हैं, तरंगे हैं, इस तरह की तमाम गतियां लगातार महासागरों में होती रहती है। और उन्हीं में एक गति है जिसे महासागरीय धाराएं या करंट कहते हैं। ठीक है, असल महासागरीय धारा महासागरीय जल में होने वाली एक निरंतर गति ही है। ठीक है, जिसमें जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होकर के या बह करके जाता रहता है। इसमें इसकी एक निश्चित गहराई होती है, एक निश्चित सीमा होती है और एक चौड़ाई भी ठीक ठाक होती है। और वेग जो उनका होता है वो भी 15 से लेकर के 40 से 45 किलोमीटर पर आवर होता है, प्रति घंटा होता है। महासागरों में ये एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं। जैसे आप नदी देखते हैं, नदी के समान ही ये महासागरों में एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो और इनका अगर प्रभाव देखा जाए तो ये ठंडी गर्म प्रकृति की होती हैं, तो इनका प्रभाव भी अपने आसपास के क्षेत्रों पर पड़ता है। जलराशियों पर भी इनका प्रभाव ठीक ठाक पड़ता है और वायुमंडल पे भी इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई गर्म धारा है तो जिधर से वो गुजर रही है, जिस क्षेत्र से होके जा रही है, वहाँ का तापमान अपेक्षाकृत थोड़ा सा बढ़ा देती है। या फिर ठंडी धारा है अगर तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा घटा देती है। तटीय देशों पर इनका ठीक ठाक प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे व्यापार पे भी इनका प्रभाव पड़ता है, समुद्री जनजीवन पे भी ये प्रभाव डालती हैं। इस उद्देश्य से देखा जाए कि ये समुद्री जनजीवन को कितना प्रभावित करती हैं, तो आप न्यू फाउंडलैंड जैसे तटीय क्षेत्रों की बात कर सकते हैं कि वहाँ पर जो मत्स्यन है वो किस मात्रा में बढ़ा है। ये इस धारा का ही प्रभाव है कि वहाँ पे ठंडी गर्म धाराएं आपस में मिल करके और मत्स्य उत्पादन को इतना ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि आज विश्व स्तर पे वो जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर मत्स्य उत्पादन की वृद्धि हुई है सिर्फ धाराओं के कारण। ठंडी के महीने में जब उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में ठंडी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बर्फ़ हो जाता है, सब कुछ हिम जमने लगता है, उस दौरान जब ये धाराएं वहाँ पहुँचती हैं तो चूँकि गर्म प्रकृति की हैं अगर, तो तापमान को बढ़ाती हैं और उस बर्फ़ को पिघला देती हैं। उच्च अक्षांश में जो पोर्ट हैं, पत्तन हैं, सर्दी के मौसम में वो जम जाते हैं। आमतौर पे तो यही होना चाहिए कि जब तापमान गिरा है, ठंडी का महीना आया है, तो वहाँ जल जो है वो बर्फ़ हो जाना चाहिए, हिम हो जाना चाहिए। लेकिन इन धाराओं के कारण वो जल, अब गर्म धारा है जो उस पत्तन से होकर गुजर रही है, तो वहाँ का जो जल का जो तापमान है वो अपेक्षाकृत कैसा होगा, अधिक तापमान कर देंगी। परिणाम ये होगा कि वो पत्तन हमेशा के लिए खुला रहेगा। जैसे मरमांस पत्तन है एक, यूरोप में है, वहाँ पे वो 66.5 डिग्री अक्षांश पे वो पत्तन स्थित है, फिर भी वहाँ साल भर बर्फ़ नहीं जमती है। तो नार्वे की करंट जो पहुँचती है वहाँ पे, नार्वे की धारा जो है वो गर्म प्रकृति की होती है, इस वजह से वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमता और साल भर उस पत्तन से व्यापार या जहाज़ों का आवागमन होता रहता है। व्यापार की दृष्टि से या परिवहन की दृष्टि से देखा जाए तो धाराओं का महत्व ये है कि जिस दिशा में धारा, चूँकि ये धाराएं समुद्र के किनारे, महासागर के किनारे, तटीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, तो इसलिए जब बात व्यापार किया है और परिवहन किया है कि परिवहन जो जल परिवहन है इसको किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, तो इन धाराओं के सहारे बड़ी बड़ी जहाज़ें अपनी गति देती हैं और इसका लाभ उठाती हैं।
तो महासागरीय धाराएं इस उद्देश्य से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात तो कि आपकी परीक्षा को अगर देखा जाए कि आपकी परीक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये धाराएं। भाई हमारे व्यापार के लिए, हमारे मानसून के लिए, या फिर जो तटीय क्षेत्र में है, या समुद्री संसाधन है, जैविक संसाधन है, इन सब के अलावा अगर आपके लिए बात करें कि ये कितना यूजफुल है, तो पिछले एग्ज़ामों में देखा जाए, पिछले एग्ज़ामों में आपको दो एग्ज़ाम्स को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। एक तो सिविल सेवा आईएएस या स्टेट पीसीएस की बात की जाए अगर, तो तकरीबन 19 से 20 क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं। ये सिविल सेवा में आए हुए प्रश्न, ठीक है। 19 क्वेश्चन सिविल सेवा में अब तक महासागरीय धाराओं से आ चुके हैं आईएएस में, और अन्य स्टेट या यूपी स्टेट की जो परीक्षा है पीसीएस की, उसमें 47 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर से। सिर्फ महासागरीय धाराओं से 47 क्वेश्चंस आए हुए हैं उत्तर प्रदेश पीजीटी, टीजीटी, नेट जेआरएफ और जेआईसी वगैरह जो परीक्षाएं हैं इनमें। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन आप देख ले 60 क्वेश्चंस से ज़्यादा, लगभग 65 क्वेश्चंस इस धारा से बन चुके हैं अब तक। महासागरीय धाराओं से लगभग में इतने प्रश्न बन चुके हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है। ये आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर 65+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत हल्के में लेकर के नहीं चलना है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाना है, चाहे इसके प्रभाव से बन रहा है, या फिर इसकी उत्पत्ति से बन रहा है, या फिर इसके दिशा निर्धारण से बन रहा है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जहाँ से बने हैं कि कौन सी धारा ठंडी है और कौन सी धारा गर्म है, ये भी हम देखेंगे कि धाराएं किसी भी महासागर में जो धारा चलती है वो ठंडी और गर्म प्रकृति की होती है। उस पर हम बात जरूर करेंगे कि किस महासागर की कौन सी धारा ठंडी है और कौन सी धारा गर्म है। इस हिस्से पर भी बात किया जाएगा कि कुछ धाराएं हैं जो उच्च अक्षांश में है फिर भी वो गर्म है, और कुछ धाराएं जो निम्न अक्षांश में है और वो ठंडी कहलाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कहते हैं कि ये उच्च अक्षांश में फिर भी गर्म धारा है? कोई धारा निम्न अक्षांश में है तो वो निम्न अक्षांश में क्यों इतना बोलते हैं कि जब निम्न अक्षांश में है तो वो गर्म धारा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्या है, ठंडी धारा है। इस तरह की जो बातें होती हैं, आखिर हम किस मानक पे हम धाराओं को गर्म और ठंडा कहते हैं, ये भी हम इसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि महासागरीय धारा कहते किसे हैं। महासागरीय धारा कहते किसे हैं? ये महासागरीय जल में होने वाली गति है। महासागरीय जल में होने वाली गति है। कैसी गति होगी ये? या तो क्षैतिज गति होगी या तो लंबवत गति होगी। क्षैतिज या लंबवत गति, ठीक है। यानी कोई जलराशि है, महासागरों की जो जलराशियां हैं वो या तो इस ऐसे दिशा में प्रवाहित हो रही होंगी या तो फिर वो ऐसे दिशा में प्रवाहित हो रही होंगी, जिन्हें आप लंबवत गति कहते हैं। नहीं, उस जल में गति हो रही है लगातार, इसी को हम क्या कहेंगे? महासागरीय धाराएं कहेंगे। कि महासागरीय धाराओं में महासागरीय जल में जो लगातार गति हो रही है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है प्रवाहित होकर के, उसे हम महासागरीय धारा का नाम देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इस धारा की दिशा की अगर बात करें, चूँकि अभी मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि इनकी दिशा को तय करने का जो सबसे बड़ा
स्रोत है जिससे हम मानते हैं कि इसकी दिशा तय होती है, और आंसर आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट में यही सही होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि जब कभी बात आ जाए कि महासागरीय धाराओं की दिशा या उत्पत्ति का प्रमुख कारक कौन है, तो वहाँ हम वायु या पवन को प्रमुख कारक मानते हैं, यानी ग्रहीय पवन। ग्रहीय पवन क्या होता है? ये पृथ्वी पर लगातार एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवन है, जो 3 तरह की होती है। जैसे व्यापारिक पवन है, ट्रेड विंड, या इसी को पूर्वा पवन भी कहते हैं। एक पछुआ पवन है और एक ध्रुवीय पूर्वा पवन होती है। तो इनकी दिशा को निर्धारित करने के लिए पवन प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। पवनों का हम नामकरण कैसे करते हैं? देखिए, ये भी आप जान लीजिए कि जो इनका नामकरण का प्रोसेस है धाराओं का, आमतौर पे यहाँ पे गलती हो जाती है एग्जाम में, इसलिए मैं इस पॉइंट को आपसे विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूँ। बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन मिस्टेक होती है, क्योंकि हमने जो अब तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर पूरब से कोई आ रहा है तो पूर्वा है या पूर्वी है, पश्चिम से कोई चीज़ आ रहा है तो वो पछुआ है। जैसे हम पश्चिम से आने वाली वायु को क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। पवन का नामकरण जिस दिशा से वो आ रहा है उस दिशा से किया जाएगा, ठीक है? पवन का नामकरण जिस दिशा से आ रही है उस दिशा से होगी। ये लिख लीजिए आप, पवन का नामकरण जिस दिशा से आ रही है, यहीं जाके क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे पछुआ पवन पश्चिम से आती है, लेकिन धाराओं का जो नामकरण है, धारा का नामकरण इसका ठीक विपरीत हो जाता है। धारा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा के आधार पे इसका नामकरण होगा, ठीक है? तो धारा का नामकरण जिस दिशा में जा रही है, जैसे अब अगर पश्चिम से पूर्व की ओर कोई धारा जा रही है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में कोई धारा जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्वी धारा। अब अगर पश्चिम से हवा आ रही है, मान लीजिए एक एग्जांपल कि पछुआ पवन चल रही है, इसका मतलब पश्चिम से हवा या पवन आ रही है, और वो जाएगी किधर? अगर पश्चिम से आ रही है तो पूरब में जाएगी। तो उसके कारण या उसके घर्षण बल के कारण जो धारा उत्पन्न होगी और उसकी जो दिशा होगी वो कैसी दिशा होगी? वो पूर्वी धारा होगी। पूर्वी धारा पूर्व की ओर जाती है या पूर्व की ओर गति करती है। धारा की उत्पत्ति के लिए चूंकि प्रमुख रूप से पवन उत्तरदायी हैं। अब वो कैसे उत्पत्ति करते हैं मैं अभी चर्चा करूंगा आगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब ऊपर जल राशियों के ऊपर से पवन बहती है या पवन चलती है तो पवन के जो घर्षण बल है उसके जल की सतह से रगड़ के जाती है, तो धीरे धीरे करके जल में क्या होता है? गति उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये महासागर है कोई, ये, और ऐसे कोई पवन चल रही है ऐसे। अब इस पवन की दिशा क्या है? ये पूर्व है और ये पश्चिम है। इस पवन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, लेकिन जो इसमें धारा उत्पन्न हो रही है, अब इसके घर्षण से जब ये पवन इसकी सतह को टच करके आगे बढ़ेगी तो इसके घर्षण से इस जल में क्या होगी? एक गति प्रारंभ हो जाएगी। ये इसी गति को धारा कहेंगे। और इसकी दिशा क्या होगी? ये कौन सी पवन है? ये पछुआ पवन होगी। क्यों? वो पूर्वा पवन होगी। ये
पूर्वा पवन है, लेकिन ये धारा किधर जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। तो ये धारा कौन सी हुई? पश्चिमी धारा। ठीक है, ये धारा कौन सी होगी? पश्चिमी धारा। तो ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि जैसे हमने पवनों का नामकरण सीखा है कि अगर पूरब से आ रही है तो पूर्वा, पश्चिम से आ रही है तो पछुआ पवन हुई। तो हम वही दिमाग लगाते हैं कि वैसे धारा अगर पश्चिम जा रही है तो पूरब से आ रही है, पूर्वा धारा हो गई, पूर्वी धारा हो गई। ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। और एग्जाम में क्वेश्चन इस पर कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्जामिनर बनाता है, और यहीं पर जा कर के मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, या ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कि इतनी छोटी सी बात में कभी कोई गलती हो नहीं सकती है। ये भी मन में रहता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट के, और इसी वजह से यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि जानते हुए प्रश्न जो गलत होते हैं वो यहीं पे आके गलत होते हैं। ये छोटी सी बात होती है, कभी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट बना करके। देखते हैं कि धारा जो चल रही है वो समुद्रों की या महासागरों की कितनी जल राशि को अपने साथ समेटती है। तो जो धारा की गहराई होती है, धाराओं की औसत गहराई, इनकी लगभग 1 मील की होती है। 1 मील का मतलब होगा 1.6 किलोमीटर। यानी इतनी मोटी परत, 1 मील मोटी परत जल की क्या कर रही है? गति करती है। और यह है महासागर धारा का रूप लेती है। कभी कभी गहराई पूछ लेता है एग्जाम में कि महासागरीय धाराओं की औसत गहराई कितनी होती है। तो औसत गहराई 1 मील से कम होती है, अर्थात 1.6 किलोमीटर लगभग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात आती है कि इनके वेग को हम कैसे मापेंगे। जो इनकी वेलोसिटी है या गति है, इनको कैसे मापा जाएगा, इनका वेग कैसे मापा जाएगा कि किस गति से ये जा रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं। तो इनके वेग का मापन जो करते हैं उसके लिए 2 विधियां कार्य करती हैं। एक विधि है, दूसरा यंत्र कह सकते हैं आप, या मापन है। इसकी जो पहली विधि है वो प्रवाह विधि है या ड्रिफ्ट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, धारा का जो प्रवाह है उसकी गति को पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर निकालते हैं। यानी प्रति सेकंड कितने मीटर गई है वो धारा, आगे बढ़ी है, या प्रति मिनट देख लेते हैं, या फिर प्रति घंटा देखते हैं कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है धारा। तो आप बताइए कि कोई ऐसा, अब अगर कोई धारा ऐसे लगातार चल रही है, ऐसे कोई धारा बह रही है, तो आप बताइए इसमें ये तय कर पाना आसान होगा कि कैसे धारा की स्पीड क्या है। क्योंकि वो जल राशि है, वो तो है नहीं कि कोई जल का कण काला है तो पीला है, कोई नीला है, और हम देख लें कि ये नीला वाला जो जल है ये वहाँ तक जा रहा है उस जगह तक आधे घंटे में, तो इसकी स्पीड ये होगी। भाई जल तो सब एक समान ही दिखाई दे रहा है, तो उसमें ये देख पाना, पता कर पाना कि कौन सा जल कितनी देर में कहाँ तक पहुँचा, या उसकी स्पीड तभी तो पता चलेगी। भाई जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो आपको देख करके बताया जाता है कि ये व्यक्ति पिछले 10 मिनट पहले वहाँ पर था, और अगर 10 मिनट बाद अब ये 10 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया है, तो इसकी स्पीड क्या है, इसका वेग क्या है। तो महासागरीय धाराओं में इस चीज़ को नापने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल किया गया, और उसको कहा गया ड्रिफ्ट मेथड, यानी प्रवाह विधि। इस विधि में क्या इस्तेमाल करते हैं, एक कार्क का टुकड़ा लेकर के महासागरीय धाराओं पे रखते हैं। ठीक है,
एक कार्क का टुकड़ा लेकर के महासागरीय धाराओं पर रखते हैं और फिर उस स्थान को नोटिस करते हैं जहाँ से उस टुकड़े को रखा गया है, उस स्थान को रिकॉर्ड किया जाता है, प्लस जहाँ पे वो पहुँचा है अभी। अब मान लीजिए कि 2 मीटर में हमने एक धारा पे कोई इतना बड़ा कोई टुकड़ा रखा और देखा कि ये 2 मीटर गति कर रहा है टुकड़ा 1 मिनट में, तो हमने तुरंत उसका क्या निकाल लिया, धारा की गति निकाल ली। ये ऐसे होता है जैसे देखिए ये महासागर है, ठीक है, ये धारा बह रही है यहाँ पे, ऐसे ऐसे कोई धारा चल रही है, ठीक है। यहाँ पर इस जगह से और इस जगह की दूरी 15 किलोमीटर है। ये जो दूरी है ये 15 किलोमीटर की है। हमें ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर की दूरी जो हमने डिसाइड किया, ये पता करना है कि जो जलराशियाँ हैं वो किस स्पीड में यहाँ पहुँच रही हैं। और ये तभी पता कर पाएंगे जब कोई यहाँ पर बैठे और वो इस धारा के सहारे जितनी अपनी ताकत ना लगाए, बल्कि यहाँ पे धारा के सहारे ही ये धाराएं उसको इस पॉइंट पे लेकर आ जाएं। तो हम देखेंगे कि ये लाल रंग वाला वहाँ पे बैठा था और इस पॉइंट पे बैठा था कितने बजे, मान लीजिए 10 बजे यहाँ पे बैठा था, 10 AM पे, और यहाँ पे ये 11 AM पे पहुँच गया। कौन, सपोज दैट एक नाव है, नाव ले लीजिए, ये 11 AM पे यहाँ पहुँच गया, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, 15 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। किसने, इस नाव ने। 1 घंटे में 10 से 11 के बीच में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँच गई है नाव, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो इस धारा का जो वेग होगा वो कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक मेथड तो ये हो गया धारा के प्रवाह को मापने का या फिर इसके वेग का मापन करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक मीटर भी है जिसका हम मापन जिसके सहारे से हम इसका वेग या जो गति है उसका मापन करते हैं, उसे एक मैन स्पाइरल बोला जाता है। यूजीसी एग्जाम में ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, एक मैन स्पाइरल क्या होता है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो हो गया ड्रिफ्ट मेथड। फिर दूसरा है एक मैन स्पाइरल मीटर, ठीक है। एक मैन स्पाइरल मीटर क्या होता है, पहले तीनों शब्दों को आप समझ लीजिए। एक मैन है तो ये किसी भूगोलवेत्ता का नाम होगा या किसी व्यक्ति का नाम है। एक मैन किसी विदेशी व्यक्ति का नाम है, अपने यहाँ का तो नहीं है। लेकिन स्पाइरल का क्या मतलब हुआ, आप स्पाइरल का अर्थ आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप कॉपी में देखते हैं ना कि वो स्पाइरल किया जाता है, गोला गोला ऐसे होता है, ये स्पाइरल है। इसको थोड़ा सा और जूम करें तो इसका मतलब हो गया कि कोई ऐसी संरचना चल रही हो। ये क्या है, स्पाइरल है। एक मैन स्पाइरल और मीटर आप जानते हैं कि मापनी होती है, किसी चीज़ को मापा जाता है उससे। तो अब हमें ये देखना है कि जो एक मैन स्पाइरल मीटर है वो किसका मापन कर रहा है और स्पाइरल जैसी संरचना क्या है और एक मैन कौन थे। यानी इन 3 बातों को हमें जानना यहाँ जरूरी है। तो एक मैन इसलिए आप देखेंगे भूगोल में या विज्ञान में जो साइंस है वहाँ पर जो नामकरण होता है किसी नई चीज़ का, वो नामकरण मैक्सिमम आप देखेंगे उस व्यक्ति के नाम पर होता है जो प्रथम होता है उस फील्ड में। जो उस फील्ड में प्रथम होता है उसके नाम पर नामकरण कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्पाइरल मीटर यंत्र है एक। स्पाइरल का मतलब कोई ऐसी संरचना जिसकी जो स्पाइरल जैसी हो, उस संरचना को पहचानने का कार्य किया होगा एक मैन ने। तो वो संरचना क्या है, वो महासागरीय धाराओं की एक
संरचना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपने पढ़ा होगा सारगैसो सागर के बारे में, और क्वेश्चंस भी आया हुआ है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ था कि वो कौन सा सागर है जो बिना तट का है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जिसका कोई तट नहीं है या बिना तट का है? तो आंसर में सारगैसो सागर था। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो एक मैन स्पाइरल क्या होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। एक मैन स्पाइरल या मीटर कह सकते हैं, ये क्या होता है? देखिए, जो अटलांटिक महासागर है, मैं अभी आउटलाइन ऐसे ही मैप बना दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी ही देर में, हो सकता है अगली क्लास में ही, हमें अटलांटिक महासागर में जब धाराएं हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से इसको देखेंगे। फिलहाल अभी स्पाइरल कैसे बन रहा है धाराओं का, आप वो जान लीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं अटलांटिक महासागर की संरचना एस आकार की है। अटलांटिक महासागर आपको कुछ ऐसे नजर आता है, ऐसे। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ये यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, और ये क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिए यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। विषुवत रेखा पे जब आप धाराएं अटलांटिक की अलग से हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विषुवत रेखा पे एक धारा, विषुवतीय धारा चलती है, और ये धारा आकर के किससे टकराती है? ब्राज़ील के तट। अब ये विषुवतीय धारा क्यों चलती है? ग्रहीय पवन मैंने बताया एक प्रमुख कारण है जो विषुवत रेखा पे चलता है, व्यापारिक पवन कहते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यहाँ टकराती हैं और उनकी दिशा जो होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है। तो यहाँ पे पश्चिमी धारा चलती है विषुवत रेखा पे, और ये धारा आके ब्राज़ील के तट, यहाँ पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के तट से टकरा करके इसकी एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको की खाड़ी में जाती है, और वहाँ से निकलने के बाद ये गल्फ स्ट्रीम का रूप लेती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, यहीं पे लेब्राडोर है, लेब्राडोर पेनिनसुला भी है, और इसके नाम पे एक सागर भी है जो कि उच्च अक्षांशों में है। वहाँ से एक धारा आती है, ठंडी धारा, उसको बोलते हैं लेब्राडोर की ठंडी धारा, और ये धारा आकर के न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे है, यहीं पे एक है न्यू फाउंडलैंड, और उसी न्यू फाउंडलैंड के आसपास ये दोनों धाराएं टकरा जाती हैं। अब टकराने के बाद में अब इनके पास रास्ता कौन सा बचा? इनके पास एक रास्ता बचा है कि ये अपनी दिशा ऐसे मोड़ दें। अब इसके पीछे एक कारण और भी है कि दूसरी हवा चल रही है यहाँ पे, पवन ग्रहीय पवन चल रही है, और वो है कौन? पछुआ ग्रहीय पवन जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, या कह सकते हैं आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उसकी दिशा होती है पछुआ पवन की। अब इनकी दिशा कैसी हो गई? ये आगे बढ़ रही हैं। यहीं पे मध्य अटलांटिक कटक आप देखेंगे, अटलांटिक महासागर में एस आकार की मध्य अटलांटिक कटक भी पाई जाती है, उसके बारे में भी हम आगे एक चैप्टर में चर्चा करेंगे। उस कटक के सहारे होता क्या है कि वो सागर में है, अब धारा जा रही है, उसी कटक के सहारे धाराएं दो दिशा में बट गई। एक दिशा की धारा तो चली गई कहाँ? उत्तर में, और एक धारा आ करके यूरोप के तट से टकरा गई। जब यूरोप के तट से टकराई तो इसकी एक ब्रांच इसका तट पकड़ के उत्तर में जाएगी, और एक ब्रांच इसका तट पकड़ के क्या करेगी? दक्षिण में आएगी।
और जब दक्षिण में आते आते फिर ये विषुवत रेखा पे जो धारा चल रही है इस धारा में क्या करेगी, तब्दील हो जाएगी। अब आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक संरचना, एक चक्र की तरह आपको कुछ नजर आ रहा होगा। ये चक्र कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में ये धारा का एक क्या हो रहा है, चक्र चल रहा है। इसी चक्र को, इसी सेल को, ये एक सेल है, इसी सेल को एकमैन महोदय ने सबसे पहले देखा था। बाद में जब यंत्र बनाया गया इसके लिए, जब मीटर बनाया गया तो सवाल उठा कि भाई इस मीटर का नाम क्या दिया जाए जो इस धारा का वेग मापता है। तो भूगोलवेत्ताओं ने या वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई सबसे पहले इसे जिसने देखा या जिसने नोटिस किया है क्यों ना उसी के नाम पे कर दिया जाए। तो फिर हुआ कि ठीक है, अच्छी बात है, इसका नामकरण हम कर देते हैं। तो जब इसका नामकरण किया जाने लगा तो एकमैन महोदय बुलाए गए, उनका स्वागत किया गया और उनके नाम का ये यंत्र रखा गया और कहा गया एकमैन ने सबसे पहले इसको नोटिस किया और देखा और जाना था, इसलिए इसे एकमैन, इसकी संरचना स्पाइरल जैसी है इसलिए इसे स्पाइरल कहा गया। ये शब्द भी जोड़ा गया। अब चूंकि वो एक यंत्र है, मीटर है, तो इसलिए मीटर लास्ट में जोड़ा गया और नाम हुआ क्या, एकमैन स्पाइरल मीटर। तो ये क्या है, यही है एकमैन स्पाइरल मीटर। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। ये देखने के बाद में अब आप खुद सोचिए कि ये अगर चारों तरफ से धारा ऐसे चक्र में चल रही है, सेल में चल रही है, तो ये तो वैसे ही हालत हुई जैसे एक गिलास में आप पानी लेकर के और उंगली से उसके चारों ओर ऐसे जल को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। धीरे धीरे आप ऊपरी सतह को ही घुमाइए, धीरे धीरे आप देखेंगे क्या कि ऊपरी सतह का किनारे किनारे का जल गतिमान हो गया है। वो क्या कर रहा है, अब गति करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बीच का जो जल है, बीच में वो जल कैसा है, अपेक्षाकृत स्थिर जल राशि है। यानी गिलास के चारों ओर जल गति कर रहा है और बीच में स्थिरता बनी हुई है। तो ये ऐसे, अब इतनी ये धाराएं ऐसे मान लीजिए इतना क्षेत्र इसका गति कर रहा है जल का, लेकिन यहाँ पे जल स्थिर है और इसी स्थिर जल में एक घास पाई जाती है, सारगैसम घास। ये एक शैवाल की प्रकृति है, शैवाल जो पाए जाते हैं वैसे, लेकिन इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है, सारगैसम घास। और इसी के आधार पे पड़ा सारगैसो सागर इसका नाम। ठीक है, जो इसका नाम पड़ा वो सारगैसो नाम पड़ा। एक धारा इधर मुड़ गई थी, इसको आप छोड़ दीजिए, बाद में बताऊंगा। तो सारगैसो सागर क्या है, सारगैसो सागर यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धारा तो यहाँ भी चल सकती है, निश्चित रूप से यहाँ भी चलती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी ये धारा चलती है। ऐसे इसकी दिशा चेंज हो जाती है, यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रही है और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो आप कहेंगे यहाँ भी सारगैसो सागर बनेगा, बन तो रहा सागर, लेकिन वो घास यहाँ पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, अभी तक इसकी खोज नहीं हो पाई है। जब कभी खोज होगा, अगर सारगैसो घास पाई जाएगी तो सारगैसम सागर ही इसका भी नाम हो जाएगा। कोई दूसरी प्रकार की घास या कोई अन्य जीव जंतु या वनस्पतियाँ जो विशेष हों तो उसके नाम पे इसका भी कर दिया जाएगा नामकरण। तो ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल बन रहा है यहाँ पे, इसी को तकनीकी भाषा में गायर बोलते हैं। ध्यान रहे कि ज्योग्राफी की जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें गायर या गायरल बोला जाता है। किसको, इस सेल को या चक्र को। ये भी लिख लो एक शब्द, सेल या चक्र को गायर या गायरल बोलते हैं। मैं इस सागर एक ही बना है अभी तक,
बन तो बहुत रहे हैं, गायर बन रहे हैं बहुत सारे भाई। एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर में यहाँ भी एक गायर बन रहा है, तो प्रशांत महासागर में भी 2 गायर बन रहे होंगे। प्रशांत महासागर में भी 2 गायर उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत में बनेंगे। हिंद महासागर में भी गायर बनेगा, या चक्र या सेल, इस तरह की जो स्पाइरल, जो एक मैन स्पाइरल है वो 5 जगहों पर बन रहा है महासागरों में, 6 जगहों पर। लेकिन ये सारगैसो सागर एक ही है अब तक। क्यों? क्योंकि अभी तक सिर्फ इसी का खोज कर पाए हैं भूगोलवेत्ता, जियोलॉजिस्ट, कि यहाँ पर सारगैसम घास पाई जाती है। बाकी सारगैसो सागर का की एक संरचना होगी, इसका आप ये मत अप्लाई कर दीजिएगा कि यहाँ भी सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर नहीं है, यहाँ पे स्पाइरल में, यहाँ पे एक मैन स्पाइरल है, या गायर या फिर चक्र, जो भी आप कहना चाहें, वो यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, सारगैसो सागर का नामकरण सारगैसम घास के आधार पर हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि अब तक यहाँ पे कोई घास खोजी गई इस तरह से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कि उपध्रुवीय गायर या उपध्रुवीय एक मैन स्पाइरल, तो ये उपध्रुवीय, ये तो होगा, ये घटना कहाँ की है? आप देख रहे हैं ये स्पाइरल अगर ये 0 डिग्री है तो ये लगभग 30 डिग्री के आसपास हो रहा है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये घटना 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की है। यहाँ भी ये गायर जो बनेगा ये 30 डिग्री के आसपास यहाँ भी बन रहा है, दक्षिणी अक्षांश, और 30 डिग्री का मतलब होगा उपोष्ण कटिबंध या सब ट्रॉपिकल रीजन है ये। तो ये जो गायर बन रहा है ये तो हो गया सब ट्रॉपिकल गायर। एग्जाम में पूछा गया है कि सब पोलर गायर क्या है, ये तो पूछा ही गया। अच्छा, बिना तट का सागर यही होगा, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, जलराशियां गति कर रही हैं, ना कि कोई स्थल भाग है। तो ये तो बिना तट का हो गया ना, इसका जो तट है वो जलराशियां ही हैं, महासागरीय जल ही है। तो यही है वो सागर जो बिना तट का है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात आती है कि उपध्रुवीय गायर क्या है। तो आपको मैंने बताया कि जो धारा, एक धारा यहाँ पे जो मुड़ती है, मैं आपको अलग अलग बताऊंगा और डिटेल में, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ये धारा आगे गई, यहाँ पे कोई चट्टान है, अब ऊपर जाएंगी तो बर्फ की चट्टानें मिलना स्वाभाविक है। ये पूरा का पूरा क्या है, आर्कटिक वृत्त है जो कि बर्फीला है। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आइसलैंड है। ये धारा यहाँ टकराई और इधर मुड़ी, जब ये अपनी दिशा तय करेगी ऐसे एक साइड में आते आते इन दोनों के बीच से भी आ जाएगी। यहाँ से एक धारा, ये क्योंकि यहाँ तट से टकराने के बाद में ये फिर से दिशा बदलेगी अपनी। अब चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र में उपध्रुवीय पूर्वा पवन भी चल रही है, तो वो इस दिशा को निर्धारित कर देगी। पूर्वा पवन का मतलब हो गया कि जो पवन इस दिशा से आ रही है, ऊपर से ऐसे इधर से आके उत्तर से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा होगी पूर्वा की। तो इस धारा की दिशा जो है ऐसे मोड़ देगी ये, और जब ऐसे आएगी ये धारा तो फिर यहीं पे मिल जाएगी। तो एक चक्र आप यहाँ देख रहे हैं, तो दूसरा चक्र आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये। तो यहाँ भी एक गायर बन रहा है। गायर का मतलब चक्र बन रहा है, वहाँ पे सारगैसो सागर नहीं बन रहा है, क्योंकि सारगैसम घास वहाँ नहीं है। लेकिन इसी को मैंने कहा कि तकनीकी भाषा में गायर, सेल, चक्र या गायरल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्या बन रहा है, उपध्रुवीय गायर। इसकी दिशा क्या है, अब इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। और इसकी दिशा क्या थी,
इसकी दिशा क्लॉकवाइज थी। अब बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था। एग्जाम में पूछा था कि उपध्रुवीय एकमैन स्पाइरल की दिशा क्या है, गति की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। उसने स्टेटमेंट में बनाया था प्रश्न को कि जो उपोष्णकटिबंधीय गायर है उसकी दिशा क्लॉकवाइज होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र का जो गायर होता है या उपध्रुवीय गायर होता है उसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। और दोनों स्टेटमेंट सही था उसमें। तो आपके किसी भी एग्जाम में कभी भी ये पूछा जा सकता है कि जो उपध्रुवीय एकमैन स्पाइरल है उसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। ये 0 डिग्री के ऊपर की बात कर रहा हूँ। जैसे आप 0 डिग्री के नीचे आएंगे दिशा चेंज हो जाएगी और यहाँ उपध्रुवीय गायर की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। और यही जो उपोष्णकटिबंधीय गायर है इसी की दिशा यहाँ पे क्या है? उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है। वो इसलिए है कि चाहे पवन हो या जलराशियाँ हो, जो गतिशील हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ेंगे। ये है कोरियालिस बल के प्रभाव से ऐसा होता है, जिसे फेरल का नियम कहते हैं। फेरल का नियम ये कहता है कि पवनें जो हैं यानी वायुमंडल में पवन राशियाँ या वायु राशियाँ और जलमंडल में जल राशियाँ, इन दोनों में जो गति होगी वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी। ये इनका नेचर है। तो एग्जाम में ये स्टेटमेंट बन सकता है और यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक कर समझ कर सोच कर ही जवाब दीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय गायर की दिशा क्लॉकवाइज होती है और उपध्रुवीय गायर की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये स्टेटमेंट आपको मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं इसलिए मैंने इन्हें चर्चा की। सामान्य तौर पे आपको क्लासेज में कहीं भी शायद ही ये गायर की बात बताई जाती हो या एकमैन स्पाइरल की बात आपको बताई गई हो। मैंने यहाँ पे चर्चा इसलिए इतना किया क्योंकि एग्ज़ाम में यूजीसी में ये पूछा जा चुका है, तो यूपीएससी में कभी भी पूछा जा सकता है। और यूपीएससी में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं या सिविल सेवा के सिलेबस में है ओजोन परत क्षरण। वहाँ पे आपको उपध्रुवीय वायुमंडलीय कुछ घटनाएं पढ़नी होती हैं कि उसके कारकों में कि कैसे वहाँ पे जा कर के ये ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो वहाँ पे जो आप सब पोलर एक्टिविटीज़ एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं उसका संबंध यहाँ से है, ठीक है। तो आप ये बना लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सामान्यतः तो आपको मुझे बताना था एकमैन स्पाइरल मीटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि एकमैन स्पाइरल क्या है और उसको मापने के लिए जिस मीटर का इस्तेमाल किया जाता है उसे एकमैन स्पाइरल मीटर कहते हैं। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि इस एकमैन स्पाइरल मीटर संबंधित है और ऑप्शन में दिया हुआ था 4, जिसमें एक ऑप्शन था कि महासागरीय जलधाराओं से, ठीक है। तो कैसे संबंधित है और क्या उसका प्रक्रिया है देख लिए हैं हम। और अब ये एकमैन स्पाइरल मीटर के बाद में हम चर्चा आगे करेंगे इसके प्रकारों पे कि महासागरीय धाराओं का जो प्रकार है वो कितने प्रकारों में महासागरीय धाराओं को बांटा गया है। और इसी समय हम 2 शब्दों को और सीखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, एक सब सरफेस करंट और एक अपवेलिंग सब सरफेस करंट। ये 2 शब्द हैं, शब्दावलियां हैं जो यूपीएससी ने पूछा है एक्सप्लेन करने के लिए। मेंस एग्जाम में पूछा था इस क्वेश्चन को। और यूजीसी ने अधा सतही धारा के रूप में, यानी ये शुद्ध हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया, सब सरफेस का इस्तेमाल नहीं किया उसने। अधा सतही धारा क्या है तो इसको हम देखेंगे, इन दोनों शब्दों को देख लेंगे और फिर उसके बाद में
हम चर्चा करेंगे कि इनकी उत्पत्ति की क्या दशाएं क्या होती हैं। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं जो इसकी उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर, और फिर एक क्लास छोटी सी होगी जिसमें हम महासागरों के, तीनों महासागरों की धाराओं का एक परिचय आपके साथ करेंगे, और उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब इस क्लास में एक नई चीज़ मैं ऐड करने जा रहा हूँ, उम्मीद है 1-2 क्लास के बाद वो आपको मिलने लगेगा। कोई भी टॉपिक कंप्लीट पढ़ाने के बाद में, और जबकि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी हिस्से को जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी से रिलेटेड या टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ पूरा चर्चा करूँ। कुछ लोगों का कहना है मैं फैक्ट्स कम इस्तेमाल करता हूँ। भाई लो, फैक्ट्स क्या है, अब ये सब फैक्ट ही तो लिखे हैं, और कितना फैक्ट दें आपको। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अब हर एक लाइन में एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, आप पहचानिए इसे। पूछ सकता है उपध्रुवीय गायर की दिशा क्या होती है, ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज। पूछ सकता है सारगैसम सागर या सारगैसो सागर का नामकरण हुआ है सारगैसम नामक घास से। एक मैन स्पाइरल क्या है, लिखिए 50 शब्दों में, कम से कम 50 शब्द में। पूरे ग्लोब पर सभी महासागरों में कुल कितने गायर बनते हैं, या गायरल का निर्माण होगा या चक्र का निर्माण होगा, 5 या 6 चक्र होंगे, जिसमें एक पूरा नहीं होगा। उत्तरी गोलार्ध में इनकी गति की दिशा पूछ सकता है, कितने डिग्री पे कौन सा होगा, जैसे उपोष्ण कटिबंध में कौन सा गायर बन रहा है, सब ट्रॉपिकल गायर। इतने सारे फैक्ट आपके सामने हैं, फिर भी मुझे ये शिकायत मिल रही है कि मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। देखिए, उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आपको मैं रटा दूं। रटाने के लिए तो आप मार्केट में सैकड़ों किताबें रखी हुई हैं, ठीक है, और YouTube पे बहुत सारे वीडियोस भी रखे हुए हैं जिसमें आपको बहुत सारे डाटा की बात की जाती है। फैक्ट ही फैक्ट है, लेकिन आप ढूंढिए कि कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। ज़रूरी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिल रहा है। किसी चीज़ को जानना गलत नहीं, अगर आप जानते हैं तो वो फिर आपके लिए लाभकारी ही होगा, व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आप डाटा इतनी मेहनत करके याद करते हैं, रटते हैं एक एक लाइन, और एग्ज़ाम में उसका लाभ इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि जब वो भूलता है ना, कोई किनारा नहीं मिलता है जहाँ से फिर से उसे याद किया जा सके। वही एक तरीका है कि फिर से और किताबें पलटो। कोई घटना हुई है, उसका परिणाम क्या है ये अगर आप नहीं जानते हैं, लेकिन उस घटना का कारण क्या है अगर आप जानते हैं, तो परिणाम आप सोच समझकर भी बता सकते हैं। जैसे अगर आपने कहा, किसी ने आपसे कहा कि भाई वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, किस गाड़ी से हुआ है, एक छोटी सी कार और एक बड़े से ट्रक के बीच में। रोड खाली था, ठीक ठाक स्पीड में टक्कर हो गया। परिणाम आपको नहीं बताया, वो व्यक्ति जल्दबाजी में था, चला गया, लेकिन आपने तुरंत गेस किया होगा कि यहाँ 2 स्थितियाँ हो सकती हैं कि या तो कार वाले की पूरी तरीके से धज्जी उड़ गई होगी, ट्रक वाले को कुछ नहीं हुआ होगा। ये आपने पहले से सोच लिया। और मैक्सिमम केसेज में यही होता है कि अगर कार और ट्रक के बीच टक्कर होती है तो कार को ज़्यादा क्षति होती है। आपको घटना बताया गया और घटना का कारण क्या था, रोड खाली था और ठीक ठाक स्पीड में थे दोनों। यानी आपको उसकी वजह पता थी कि एक्सीडेंट की वजह क्या थी। एक्सीडेंट की वजह थी स्पीड, रोड का खाली होना। फैक्टर कौन थे, कार और ट्रक, 2 कारक थे, आपस में टकरा गए। परिणाम आपको नहीं बताया गया, लेकिन आपको मालूम चल गया कि अगर ऐसी परिस्थितियां थी तो परिणाम यही होने वाला है। वहीं आपसे कहा जाता है कि उस रोड पे दो लोगों की डेथ हो गई है या फिर उनके हाथ पैर टूट गए हैं, तो फिर अब आप कारण पे जाइए। अब आप कारण में परेशान हैं कि भाई कैसे हुआ है ये बात। अगर डेथ हो गई है तो बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता हो कि किसी ने गोली मार दिया हो सकता हो कि किसी ने टक्कर मार दिया हो, या हो सकता हो कि रोड पे खड़े होकर किसी ने गला दबा दिया हो,
लेकिन सही कारण क्या है अगर आप ये जानते हैं तो परिणाम की चिंता मत कीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप ये चिंता मत कीजिए कि आपको फैक्ट नहीं आता है, फैक्ट आप इससे लगा लेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप किसी के ओरिजिन को अगर समझ रहे हैं कि उसकी उत्पत्ति किन परिस्थितियों में हो गई है तो वो सरवाइव कैसे कर रहा है, ये तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री नहीं है। आमतौर पे हिस्ट्री में भी आप कॉन्सेप्ट आने लगे हैं, लेकिन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भी हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी हैं, और दोनों को एक साथ लेके चलना एक लंबी क्लास को बताता है। मैं कोशिश करता हूं कि जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से जो प्रश्न आए हैं उस आधार पे और भी क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखता हूं, जो कि क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ आपको वो फैक्ट मिलते हैं। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फैक्ट मायने नहीं रखते हैं। फैक्ट तो वो परिणाम है जो घटना के बाद आए, रिजल्ट है एक तरीके से। किसी कॉन्सेप्ट का एक दो पहलू होता है किसी भी टॉपिक का, एक होता है कॉन्सेप्चुअल और एक होता है फैक्चुअल। फैक्ट्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आते हैं, उनका अपना कोई अलग से अस्तित्व तो नहीं होता है। भाई बिना कारण के कोई घटना होनी नहीं है, और अगर कारण है तो वही क्या है, कॉन्सेप्ट है, और घटना जो हो गई वो परिणाम है या फैक्ट है। ठीक है, इसके बीच में जो संबंध है वो आप समझिए और अच्छे से पढ़िए, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। फिर एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपसे ना गलत होंगे और ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन छूटेगा। मैंने 65-66 क्वेश्चंस को मैंने स्टडी किया जो आ चुके हैं इस चैप्टर से। अब बताइए कि अगर 66 क्वेश्चंस आपको याद करने हो तो आप याद भी कर लोगे 66 क्वेश्चन, लेकिन तो क्या 66 में से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होगा? तो फिर व्यर्थ है आपकी सारी पढ़ाई। 65 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि आप तकरीबन 150 लाइनें याद किए हैं, और उन 150 लाइनों से एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो कोई अर्थ नहीं है उसका। लेकिन अगर उन 65 प्रश्नों के कारण पे अगर बात कर लें आप, तो अगला क्वेश्चन जो भी बनेगा उस 65 से हट के भी बनेगा। तो आप ये जानते हैं कि मुझे उसके कोर चीज़ पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो क्वेश्चन कोई भी बनाए हम वहाँ से सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो भी जाएंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे मैं ये भी आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि क्वेश्चंस नया कहाँ से बन सकता है और पुराना कहाँ पे आया है। लेकिन प्रश्नों के लिए हमने इस क्लास में जो नया सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ऐड किया है वो क्वेश्चंस पे काम करने का। वो यही कि 2 क्लासेज या 3 क्लासेज में जो भी हमारा चैप्टर होगा उसको पढ़ने के बाद में हम उसी चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम प्रश्नों को आपके साथ एक क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यानी ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है उसका अलग से कंप्लीट वीडियो आपको देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंच गए हैं, वहाँ पे क्वेश्चन के दौरान भी हम टॉपिक को चर्चा ज़रूर करेंगे उसके आंसर में। फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं इसी क्लास में क्वेश्चन का डिस्कशन कर लूँ तो अब आपके लिए ज़रूरी हो गया कि अब आप पूरी क्लास देखो। और अगर एग्ज़ाम का समय आ रहा है और समय कम है आपके पास, तो पूरी क्लास देखने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि पूरी क्लास देखने में आप और भी विषयों पे आपको ध्यान देना है, या फिर आप अगर सब्जेक्ट का ही पेपर दे रहे हैं तो भी अब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो इस क्लास में लेक्चर में ही आपको प्रश्नों का डिस्कशन करें, जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था कि क्लास के बाद हम 15 से 20 मिनट तक चर्चा करेंगे इसी क्लास में। लेकिन मुझे लगता है कि डेली 20 मिनट 15 मिनट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने की बजाय जो वो सेपरेट टाइम है जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में करेंगे, उसी टाइम को हटा के हम एक सेपरेट वीडियो 2 क्लास का बना दें। 2 क्लास के या उस चैप्टर में, अब जैसे इन धाराओं से 65 क्वेश्चन आए हुए हैं तो 15-20 की संभावनाएं और भी बनती होंगी। तो उन 15-20 प्रश्नों को उठा करके हम, और इन 65 क्वेश्चन को यानी 80 प्रश्नों का हम एक क्लास में 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में सारे प्रश्नों को एक जगह हम देख लेंगे। अभी मैं पढ़ाने के दौरान तो आपसे चर्चा कर ही लेता हूँ कि ये प्रश्न आया है या प्रश्न आने की संभावना है, लेकिन वहाँ हम प्रश्न ही देखेंगे। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो आप अगर एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँच गए हैं और आपको लगता है कि ज्योग्राफी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें और हर टॉपिक पे रिवीजन हो जाए क्वेश्चंस के थ्रू,
तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, वो सेपरेट वीडियो है, सबको आप मार्क कर लीजिए और उन्हीं वीडियोस को देख लीजिए जिसमें आपको प्रश्नों पे चर्चा हमने किया है। और अगर आपके पास समय है तो फिर पूरी क्लास कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए और फिर आप प्रश्न के ऊपर जाइए, क्योंकि तब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और फिर आप नए प्रश्नों को भी बनाने और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब ये जैसे 2 क्लास में हम धारा को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारी तीसरी क्लास जो होगी वो ओशियनिक करंट रिलेटेड क्वेश्चंस इस हेडलाइन के साथ आपके सामने होगा। आपके पास समय है तो पूरी क्लास देखिए, एग्जाम में जा रहे हैं तो हर चैप्टर के बाद का जो क्वेश्चन की क्लास हो, आप क्वेश्चन वाली क्लास को देखिए, वहाँ हर प्रश्न का आंसर देते समय हम इस चीज़ को बाकायदा वहाँ डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि धारा की उत्पत्ति संबंधी कारक क्या हैं, प्रकार क्या हैं और उसके प्रभाव क्या हैं। ठीक है, और अलग अलग महासागरों की कौन कौन सी धाराएं गर्म ठंडी हैं। जिस तरह के प्रश्न बना रहे हैं आयोग, उसी तरह से मैं आपसे डिस्कशन करूंगा यहाँ पे प्रश्नों का।